जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन क्रम, दूसरा है धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट, नीज और सिस्ट है, और धारवाड़ क्रम में क्या है, तो धारवाड़ क्रम में प्रचुर लौह अयस्क है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्रम में, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या है, तो बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है। नेक्स्ट हम लोग का है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या है, तो कोयला की प्रचुरता है। नेक्स्ट सेनोजोइक क्रम। सेनोजोइक क्रम में क्या है, तो हिमालय का उत्थान हुआ था। इस क्रम में पहला उत्थान हुआ था, दूसरा उत्थान हुआ था, तीसरा उत्थान हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजमहल ट्रैम्प में। राजमहल ट्रैम्प में क्या है, तो लेटराइट और बॉक्साइड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवीन जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ में क्या है, तो मोनेडोनॉइक है, मोनेडोनॉइक। आइए अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सर्वप्रमुख है। तो झारखंड की चट्टानी संरचना में यह प्रमुख है, जिसका विस्तार कितनी % एरिया में हुआ है, तो इसका विस्तार झारखंड के 90% एरिया में हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड की प्रमुख चट्टानें हैं। ये 90% भूभाग में पाई जाती है और आर्थिक दृष्टि से ये सर्वप्रमुख चट्टान है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इन चट्टानों में अग्नीय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। इन चट्टानों में अवसादी, अग्नीय और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। छोटानागपुर की पठार अग्नीय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। जो छोटानागपुर पठार की जो चट्टानें हैं दोस्तों, छोटानागपुर पठार की चट्टानें अग्नीय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के में कहाँ कहाँ हुआ है। तो देखिए, झारखंड में हम पहला सिंहभूम में हुआ है, सरायकेला, सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी झारखंड क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इन चट्टानों में आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हम लोग ऊपर देख चुके थे दोस्तों, ये आर्कियन कालीन चट्टान को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है हम लोग का आर्कियन कालीन चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान 2 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर क्या है, अग्नीय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। राज्य के 85% भूभाग पर। अब चलिए हम लोग आते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आर्कियन कालीन के बारे में देख लिया। अब आर्कियन कालीन के 2 भाग है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कियन क्रम, उसके बाद पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम। तो चलिए पढ़ते हैं आर्कियन क्रम। ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है, जो कि हम लोग का क्या है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है। और इसमें रूपांतरण के पश्चात ये नीस और क्या में परिवर्तित हो जाती है, नीस और सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, और अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं। आइए धारवाड़ क्रम को देखते हैं। इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है धारवाड़ क्रम का चट्टान का निर्माण। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, इन चट्टानों के बारे में सर्व प्रमुख जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिलती है, जिसका नामकरण धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चट्टान भी जीवाश्म रहित है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान भी जो है वो भी क्या है, तो वो भी हम लोग का जीवाश्म रहित है। चट्टानों में देखिए यहाँ पे जीवाश्म रहित है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में इनका मूल विस्तार। झारखंड में जो धारवाड़ क्रम का मूल विस्तार हुआ है वो है कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, इस कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण इन्हें लौह अयस्क की क्या कहते हैं, श्रृंखला, आयरन और सीरीज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, तो हम लोग देखते हैं इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है और सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इन चट्टानों, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है। इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट और निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो हम लोग का सेकंड वाला था। विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमने क्या देखा था, तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र में विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम, उत्तर यानी उत्तर और इधर साइड पश्चिम भाग में सोन नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा विंध्यन क्रम का चट्टान, रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर व चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या था, तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर था। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ। किस काल में दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान यहाँ पे दिया हुआ इसी काल में हुआ। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के काल में ही पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। अब हम लोग आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान देख लेते हैं। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी की तलछट से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, दामोदर घाटी की तलछट से, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है किससे, दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, कोयला के भंडार के साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। और झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ। कौन सा, गोंडवाना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, मतलब जानते ही है कि गोंडवाना कोयला के लिए ही ज़्यादातर प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से भी ये चट्टान क्या है, महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह,
इन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, तो देखते हैं हम लोग। गिरिडीह में हुआ, राजमहल की पहाड़ियों में, उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में हुआ है। उत्तरी कोयल नदी घाटियों की क्षेत्रों में हुआ है। गिरिडीह कहाँ कहाँ हुआ दोस्तों? गिरिडीह में हुआ, राजमहल की पहाड़ियों में हुआ है, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ है। अब हम लोग आते हैं सिनोजोइक काल में, जिसमें हिमालय का उत्थान हुआ था। ठीक है, इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर पड़ा। हिमालय का जब उत्थान हुआ दोस्तों, तो उससे छोटानागपुर पठार पर भी प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा उत्थान का। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आइए हम लोग देखते हैं पहला उत्थान। पहला उत्थान में क्या हुआ था, तो हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। हिमालय का प्रथम उत्थान का संबंध किससे है, तो मायोसीन काल से है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ था। छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुआ था, जिसके कारण पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस उत्थान के परिणाम स्वरूप, इस उत्थान हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो इस उत्थान के परिणाम स्वरूप रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा उत्थान। तो इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। इसका दूसरा उत्थान, जब हिमालय का 3 उत्थान हुआ था, एक उत्थान तो हम लोग पढ़े, दूसरा पढ़ रहे हैं। तो दूसरा में क्या है, प्लायोसीन काल में हुआ था दूसरा उत्थान। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र भूगर्भिक हलचल हुई। ठीक है, भूगर्भिक हलचल हुई, पहले में भी भूगर्भिक हलचल हुई थी। ठीक है, इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उठ गया। रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया, जिसके फलस्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट ऊपर उठा, लेकिन हम लोग का पाट क्षेत्र जो कितना है, लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा उत्थान हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए, इस उत्थान का संबंध प्लायोस्टोसीन काल से है। प्लेस्टोसीन काल से है, इस बारे में आगे पढ़ते हैं। इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। तीनों उत्थान हुआ, तीनों में भूगर्भिक हलचल हुई। अब आगे देखते हैं। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट ऊपर उठा, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र कितना उठ गया, 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया हम लोग का पाट क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तीनों समय का हम लोग उत्थान देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। अब देखिए, उत्थान हुआ तो विभिन्न नदी का उद्भव भी हो गया। कालांतर में इन नदियों के द्वारा लाए गए अपरदन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। जब नीचे से नदी मतलब ऊपर से नदी जब गिरता है दोस्तों, तो वो उसकी धारा इतनी तेज होती है कि वो धीरे करके पत्थर को भी काट देती है। तो इन लोग का ऊंचाई जो है वो तो बढ़ा था, लेकिन इसका नदियों के द्वारा लाए गए अपरदन के परिणाम स्वरूप, जो नदी अपरदन लाती है उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में क्या हुई, कमी आई। इन अपरदनों के पश्चात इस क्षेत्र में वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। पाट का पठार दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो झारखंड के एग्जाम में
एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाट क्षेत्र 900 से 1100 मीटर। फिर रांची पठार 600 मीटर से कम। रांची का पठार 600 मीटर से कम है। और निम्न छोटा नागपुर का पठार क्या है, 300 मीटर से अधिक है। निम्न छोटा नागपुर 300 मीटर से अधिक है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए राजमहल ट्रैम तथा दक्कन लावा की चट्टानें, 4 नंबर में है जो। आइए इसको देखते हैं। जुरैसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैम का निर्माण हुआ। जुरैसिक युग में लावा के जमाव से क्या हुआ, तो राजमहल ट्रैम का निर्माण हुआ। ठीक है, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। यहाँ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैम का निर्माण हुआ। ठीक है, लावा के बहाव से क्या निर्माण हुआ, तो राजमहल ट्रैम का निर्माण हुआ। जबकि दरारों में, जैसे बीच बीच में ऐसे ऐसे दरार जो पड़ जाता है, तो उस दरारों में लावा के प्रवाह से, ये जो दरार है, मान लीजिए दरार आ गया, इसमें लावा भर गया, लावा का प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। लावा के प्रवाह से क्या हुआ, तो दक्कन लावा का निर्माण हुआ, दक्कन लावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। कौन कौन सा का निर्माण हुआ, लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग राजमहल ट्रैम का मूल विस्तार पढ़ते हैं। राजमहल ट्रैम का मूल विस्तार झारखंड में कहाँ कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर पूर्वी भाग में हम लोग क्या आ जाता है, ये उत्तर है और ये पूर्वी भाग है। तो इधर और इधर में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इधर क्या है, तो देखिएगा सबसे ऊपर हम लोग का साहेबगंज है। क्या है, तो हम लोग का साहेबगंज है उत्तर पूर्वी भाग में। और पूर्वोत्तर भाग पाखुड़ और उसके बाद पाखुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र, यानी झारखंड का पाट क्षेत्र कौन है, पलामू है, गुमला है, गढ़वा है और लोहरदगा है, विस्तारित है। कहाँ कहाँ है, तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। साहेबगंज में है, पूर्वोत्तर भाग में है, पाखुड़ के पूर्वी भाग में है, और इसके अलावा और कहाँ है, तो झारखंड के पाट क्षेत्र में, पलामू में, गढ़वा में, गुमला में और लोहरदगा में भी इसका विस्तार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई मायने रखती है बहुत। ऊंचाई इसकी है 900 से 1100 मीटर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए नवीन जलोढ़ निक्षेप में। नदियों के अपर्दन व जलोढ़ों के निक्षेप, नदियों के क्या अपर्दन और जलोढ़ों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, तो नवीन जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। वर्तमान में भी ये जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों, सोन नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेप से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेप के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। इसे मोनेटनॉक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। थोड़ा मैप से भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्कियन कालीन ग्रेनाइट नीज एवं धारवाड़, तो ये कहाँ है, ये हम बताए थे आप लोग को कि ये 90% भूभाग पर है। तो ये सब जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना दोस्तों, यही सब है। ये है आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, ये दोनों ये 90% एरिया पे है।
अब हम लोग देखते हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में यही है, विंध्यन क्रम का ये देख लीजिए। विंध्यन क्रम में ये है दोस्तों, ब्लैक से किया हुआ है। और गोंडवाना में ये है, गोंडवाना क्रम में हम लोग देखते हैं ये है जो कट कुट किया हुआ है, ये है गोंडवाना क्रम के। यहाँ कोयला का ये है, फेमस है। और राजमहल ट्रैम्प में हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैम्प। राजमहल ट्रैम्प कहाँ है हम लोग का? हाँ, यहाँ है राजमहल ट्रैम्प, जो हम लोग देखे थे कि साहेबगंज, पाकुड़ ये वाला एरिया पड़ता था। तो ये है, ये है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम लोग। नवीन जलोट। नवीन जलोट कौन सा हम लोग का? ये है नवीन जलोट। ये देखिए, ये है नवीन जलोट हम लोग का, ठीक है। और इसके अन्य तथ्य हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब और पश्चिम दिशा में। राज्य के अधिकांश चट्टान कहाँ है? तो पूरब और पश्चिम दिशा में, ठीक है। झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। कहाँ? धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास कहाँ हुआ है? तो कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। और इन चट्टानों को लौह-अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है, लौह-अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लाने वाली हूँ। और हम लोग MCQ का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।